दूसरे दिन शाम को नखलस्तान जा पहुंचे। एक तरफ कुछ पहाड़ियां थीं और उनके दामन में दरख्तों के झंड थे। हम रखकर नखलस्तान को देख रहे थे कि मुझे एक पहाड़ी पर छोटी सी साफ सुथरी झोंपड़ी नजर आई। मैंने हैरान होकर सोचा, यहाँ उस किस्म की झोंपड़ी का क्या काम किया? उस जंगल बयाबा में भी कोई रहता है? मैं ये सोच ही रहा था कि झोंपड़ी का दरवाजा खुला और एक गोरा आदमी जिसकी लंबी सी काली दाढ़ी थी और खालों का बना हुआ लिबास पहने लंगड़ाता हुआ बाहर आया। अब तो मेरे होश उड़ गए। अक्ल ये मानने को तैयार ही न थी कि कोई गोरा आदमी उस जगह रहता होगा। मैंने घबरा कर अपने साथियों से कहा, यारो देखो तो सही, वो सामने कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है या मेरे होशो हवास दस्त नहीं है? सरहंडी और गिड ने मेरी बताई हुई समत में देखा और हम हैरान हो ही रहे थे कि काली दाढ़ी वाला आदमी जोर से चीख मार कर लिंगड़ाता हुआ हमारी तरफ दौड़ा और हमसे कुछ दूर बेहोश होकर गिर गया। एकाएक सरहंडी चीखे, अरे ये तो मेरा भाई है, और हम तीनों इसे उठाने के लिए दौड़ पड़े। इतने में झोंपड़ी की तरफ से एक और चीख सुनाई दी। देखा तो एक और आदमी खालों का लिबास पहने हाथ में बंदूक लिए हमारी तरफ भागा आ रहा है। उसने दूर ही से चलाना शुरू कर दिया। क्वार्टरमैन साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जमहूं और नक्शा जो आपने मुझे बना कर दिया था मैंने कहीं खो दिया और अब हम एक अरसे से यहाँ बेयारो मददगार पड़े हैं। अधर सरहंडी के भाई को होश आ गया था। दोनों भाई देर तक एक दूसरे से लपटे रहे, फिर हमसे मुसाफा की बारी। सरहंडी बोले, हम तो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। कि किसे पता था कि तुम आबादी से कोसों दूर यहाँ नखलिस्तान में डेरा डाले बैठे हो? न्यूल ने कहा, मैं सलीमानी पहाड़ों के उस पार जाने के लिए अधर आया था। ये रास्ता मुझे एक बूढ़े अफ्रीकी ने बताया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर मेरी टांग पर पत्थर गिर पड़ा और मैं न अधर का रहा न उधर का। एक मदद से इसी नखलिस्तान में पड़ा हूँ। खुदा भला करे जिनका, जिसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा और साथ दिया। हमारे पास 2 राइफलें और कई सौ गोलियां थी, उसलिए जानवर मारकर गुजार औकात करते रहे। तुम्हारी मायूसी तो एक तरफ रही, मैं खुद भी ना उम्मीद हो चुका था। मुझे यकीन था कि अब सारी उम्र इसी नखलिस्तान में रहूंगा और यहीं मर जाऊंगा और किसी को कानो कान खबर ना होगी कि मैं कहाँ गया। अभी परसों की बात है कि मैं जंग से कह रहा था कि तुम वापस चले जाओ। यहाँ कब तक रहोगे? वापस जाकर लोगों को मेरा हाल बता देना, शायद किसी को मुझ पर रहम आ जाए। शुक्र है कि तुम यहाँ पहुँच गए। सच है, खुदा बड़ा कारसाज है। मगर ये तो बताओ कि तुम सलीमानी पहाड़ों की तरफ से क्यों आ रहे हो? हमने कहा कि जरा सुबह से काम लो, अभी तुम्हें सब कुछ बता देते हैं। रात होने वाली थी। हमने खाना पकाया और खूब मजे से ददवत उड़ाने के बाद न्यूल को अव्वल से आखिर तक किस्सा सुनाया और हैरे दिखाए। न्यूल ने कहा, तुम लोग वाकई खुशकिस्मत हो, तुम्हें कीड़े भी मिल गए और तुमने मुझे भी ढूंढ निकाला। मुझे उस दूर धूप से कुछ भी हासिल न हुआ, बल्कि बैठे बैठाए लंगड़ा हो गया। मेरी बदनसीबी का कोई ठिकाना है? सरहंडी ने कहा, फजूल बातें मत करो। ये हीरे तो क्वार्टरमैन और गिट के हैं, मेरा उनमें कोई हिस्सा नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी। तुम मुझे दुनिया के तमाम हीरों से ज्यादा अजीज हो। अगले दिन हम वहां से रवाना हो गए। रास्ते में मैंने गिड से अलहदगी में बात की और कहा, ये अच्छा नहीं मालूम होता कि सारे हीरे हम दोनों ही रख लें। एक हिस्सा सरहंदी को भी देना चाहिए और अगर वो खुद ना लेना चाहे तो वो अपना हिस्सा न्यूल को दे दे, क्योंकि उसने हम सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई है और लौटा भी खाली हाथ है। गिड ने मुझसे इत्तफाक किया और हम दोनों ने सरहंदी से बात की तो उन्होंने गुस्से में आकर हमारी एक न सुनी और यही दोहराते रहे कि हमने ये तय किया था कि हीरे तुम दोनों के होंगे, मैं एक हिस्सा भी नहीं लूंगा। मैं जुबान दे चुका हूँ, लेकिन आखिर हमने उन्हें राजी कर ही लिया कि उनके हिस्से के हीरे न्यूल को दे दिए जाएं। नखिस्तानों की मदद से वेराना को आसानी से पार करके हम सत्तांदा वापस पहुंच गए। वहां 1-2 दिन सस्ता कर हमने डरबन की राह ली और मजे से सफर करते हुए घर पहुंच गए। डरबन से सरहंडी, गिड और न्यूल जहाज में सवार होकर इंग्लिस्तान चले गए।